अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे तकरीबन 2 से अढ़ाई माह जो है ना वो हो गए हैं जर्मनी में आए हुए। और जब मैंने अपना एडमिशन अप्लाई किया था, तो मैंने सोचना शुरू किया कि पता नहीं मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। मैंने लैंग्वेज नहीं सीखी। आई एम टॉकिंग अबाउट जर्मन लैंग्वेज। और जब मेरा एडमिशन हो गया, देन आई स्टार्ट थिंकिंग कि पता नहीं वीज़ा लगना है कि नहीं लगना। फिर भी मैंने लैंग्वेज नहीं सीखी। मेरा वीज़ा भी लग गया एंड विद इन 3 to 4 days आई बुक्ड माई टिकट एंड केम हियर। उसके बाद का तजर्बा जो है वो तलख भी है, कह लेंगे ऑक्सीमोरॉन टाइप जो फीलिंग्स हैं, बिटर स्वीट, इस तरह का तजर्बा है मेरा। सबसे पहले तो मैं सबको, जो मेरे दोस्त, जानने वाले और जो स्ट्रेंजर्स हैं जो अपना वीज़ा प्रोसेस या एडमिशन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, मेरा एक ब्रदराना मशवरा है उनको कि दे शुड स्टार्ट लर्निंग जर्मन लैंग्वेज। अगर आपको बेहतरीन किस्म की इंग्लिश आती है, बेहतरीन किस्म की, इट डज नॉट मीन दैट जर्मन डोंट नो इंग्लिश लैंग्वेज, दे डू नो। बट मेरे ख्याल से, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, कि वो मोस्टली इंग्लिश में बात नहीं करना चाहते। वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, अपनी लैंग्वेज में ही बात करना चाहते हैं। और होता ये है कि हमें लैंग्वेज नहीं आती, हम उनसे मोस्टली इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन जब जर्मन्स आपस में बैठते हैं तो वो दे कीप ऑन टॉकिंग इन देयर ओन लैंग्वेज। वो अपनी ज़ुबान में बात करते रहते हैं और बंदा वहाँ पे बैठा मुंह देखता रहता है, उनका मुंह तकता रहता है। तो इफ़ यू पीपल वांट टू be social here, you people want to interact with the Germans, you should start learning German if you're planning to come here in Germany. तो मैंने भी यहाँ पे आके लैंग्वेज सीखी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही कंप्लीटली रॉन्ग डिसीजन था मेरा, एक कंप्लीटली रॉन्ग स्टेप था मेरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन जो है वो A1 जो इसका लेवल है उसको तकरीबन कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो आज मैं बात करूँगा सबसे पहले लिविंग एक्सपेंसेस की। इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू नो फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप किसी छोटे सिटी में हैं तो आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, सबसे पहले मैं अकोमोडेशन की बात करूँगा। अगर आपको जो यूनिवर्सिटी के अपार्टमेंट्स होते हैं, जो हॉस्टल होते हैं, वहाँ पे आपको अगर कमरा मिल जाता है तो आपका जो रेंट है मंथली वो तकरीबन 250 से लेके 300, 350 और 400 यूरोस तक भी जा सकता है छोटे सिटी में। और प्राइवेट जो अकोमोडेशन होती है वो काफ़ी कॉस्टली होती है, उसमें आपके 500 से 600 यूरोस जो हैं वो सिर्फ रेंट के आपको पे करने पड़ते हैं। जहाँ तक बड़े शहरों की बात है, बर्लिन है, म्यूनिख है, फ्रैंकफर्ट है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के हॉस्टल्स हैं या अपार्टमेंट्स हैं उनमें थोड़े से जो रेंट्स हैं वो ज़्यादा हैं। और प्राइवेट की बात करें तो फिर तो आप सोचें कि 800, 1000, 1200 यहाँ तक भी जो है ना आपके जो अकोमोडेशन है उसका रेंट जा सकता है। जहाँ तक बात है खाने पीने की, तो मंथली आपका मिनिमम 75 यूरोस, 75 यूरोस यू हैव टू स्पेंड फॉर योरसेल्फ। अपनी ग्रोसरी करनी है, जो भी है, सिर्फ खाने पीने का। और थोड़ा सा और अगर इसको बढ़ा लें, मैक्सिमम तो आप जितना मर्ज़ी कर लें, आप पे डिपेंड करता है। 100 यूरोस मैक्सिमम आप कर लें और मिनिमम 75 यूरोस जो है ना वो आपका ख़र्चा आ ही जाता है। इसके अलावा आप कुछ शॉपिंग वगैरह करते हैं, ज़ाहिरी बात है उसमें फिर चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। और
जहाँ तक बात है पार्ट टाइम जॉब्स की, तो पार्ट टाइम जॉब्स में सबसे ज़्यादा जो प्रेफ़र किया जाता है, वो जिनको जर्मन लैंग्वेज आती है। यहाँ पे डिफरेंट जो स्टोर्स हैं, कॉफलैंड है, आल्डी है, यानी और भी बहुत सारे यहाँ पे सुपर जो मार्केट्स हैं, यहाँ पे वेयरहाउस की जॉब्स हैं, किचन की जॉब्स हैं, वेटर की जॉब्स हैं। मोस्टली जो है वो यहाँ पे आपको जिन लोगों को प्रेफ़र किया जाता है, उनको अगर जर्मन आती है तो उनके चांसेस जो हैं वो तकरीबन 100% हो जाते हैं। अगर आपको नहीं भी आती तो ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। तो पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश करें कि आप लोग जो जर्मन की बेसिक है उसको ज़रा थोड़ा-सा आप लोग सीख लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, जहाँ तक बात है ना फ्री एजुकेशन की, तो फ्री एजुकेशन अगर आप स्कॉलरशिप पे आए हैं तो ज़ाहिर बात है आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा, और स्टाइपेंड में ही आप जो है ना अपना सारा जो खर्चा वगैरह होता है वो करते हैं, एक्सपेंसेस को आप मैनेज करते हैं। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं आए तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फ़ी चार्ज करती हैं। कुछ की फ़ीस जो है वो एक सेमेस्टर की 1500 यूरो है जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ की 800 यूरोज़ है, और कुछ की जो ट्यूशन फ़ी है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन वहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी है, रजिस्ट्रेशन फ़ी तकरीबन वेरी करती है, कुछ की 80 यूरोज़ भी है, कुछ की 150 यूरोज़ भी है, कुछ की 200, 250, 300, यानी ये उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो आपको एक सेमेस्टर के बाद जो है ना वो पे करनी पड़ती है। यानी आप ये पहला सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं तब, उसके बाद फिर जब दूसरा सेमेस्टर आता है तो ये जो कंट्रीब्यूशन फ़ी होती है ये आपको वहाँ पे करनी पड़ती है। बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में जो मोस्टली 90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो स्टडी है वो फ्री है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर इसेंशियल टू प्रिपेयर। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं समझता हूँ, मोस्टली जिन स्टूडेंट्स की रिजेक्शन आती है, एक बात याद रखिएगा कि जब आप लोगों ने अप्लाई करना है तो अपने प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स है वो देख लेनी है कि आपने जो डिग्री की हुई है, इट डज़ नॉट मैटर कि आपकी डिग्री सेम है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, मेडिसिन में कुछ पढ़ा हुआ है, इंग्लिश किया हुआ है, कॉमर्स किया हुआ है, तो आपने उस डिग्री की रिक्वायरमेंट्स को देख लेना है कि आया आपकी डिग्री नाम से सिर्फ सेम नहीं है बल्कि उसकी रिक्वायरमेंट्स भी सेम है कि नहीं सेम। कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स के बगैर एडमिशन देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ आइल्स प्लस जर्मन लैंग्वेज भी डिमांड करती हैं, कुछ के अंदर आइल्स होता है, ठीक है। हर एक की डिफरेंट जो है ना वो रिक्वायरमेंट है। और आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो आपकी सीवी होती है, और उससे भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है। लेटर ऑफ मोटिवेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। लेटर ऑफ मोटिवेशन आपको एडमिशन दिलवाने में, आपको आपका वीज़ा दिलवाने में बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो अदा करता है। इवन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है ना वो उनको वहाँ पे ऑन साइट लिख के दिखाना पड़ता है। वो आपका सबमिट होता है और डॉक्यूमेंट्स बाकायदा जो बकिया डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स उनमें शामिल हो के वो बाकायदा जो है ना उसकी वेरिफिकेशन होती है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एडमिशन सिक्योर करने के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का इंटर है, बैचलर है, मास्टर्स है, अगर आप लोग जो है ना वो अप्लाई करना चाहते हैं जर्मनी के अंदर, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका जो वीज़ा प्रोसेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपका जितना भी वीज़ा प्रोसेस है, जो एडमिशन प्रोसेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उसके किसी भी किस्म के चार्जेस नहीं होंगे। हाँ, अगर किसी यूनिवर्सिटी के अगर किसी यूनिवर्सिटी की फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी है, तो वो आप लोगों को पे करनी पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों की फ्री सीवी, इसके अलावा भी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आपको बना के दिया जाएगा। बट इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज़ नॉट फ्री, ठीक है। हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत होती है।
लैंग्वेज जो आपका है लेटर ऑफ मोटिवेशन, जहाँ तक उसकी बात है, उसको तैयार करने के जो मुनासिब जो सूटेबल चार्जेस हैं वो मैं ज़रूर लूँगा। तो वो इतने ज़्यादा नहीं है यार कोई, मतलब उसमें से उसमें उसके लिए आपसे जो है ना कोई 10-15 हज़ार रुपया जो है ना वो मैं आपसे चार्ज कर लूँगा। वो बिल्कुल भी मुनासिब होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो 2500 या 3000 जो है ना वो होगा। ठीक है, एक लेटर ऑफ मोटिवेशन का। ठीक है, और वो बड़ा प्रोफेशनल होगा, अच्छे तरीके से जो है ना वो आप लोगों को तैयार करके दिया जाएगा। और बाकी जो आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग होगी वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, उसके किसी भी किस्म के चार्जेस जो हैं वो नहीं होंगे। जहाँ पे आप कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं वहाँ पे आप उनको डन बेस पे इतना ज़्यादा पैसा जो है ना वो दे देते हैं। भाई डन बेस इज़ नथिंग, डन बेस कुछ भी नहीं है। ये एक किस्म का आप कह लें कि खिलवाड़ है जो आप लोगों के साथ हो रहा है, ये किस्म का जुआ है, दोनों तरफ से ही। आप कहते हैं कि डन बेस पे हमारे सारे पैसे जो है ना वो हमें वापस मिल जाएंगे अगर वीज़ा नहीं लगेगा। और डन बेस सिर्फ ये है कि वो सारा प्रोसेस वैसा ही होता है, सिर्फ उसने आप कंसल्टेंट्स ने आपको सिर्फ जो है ना एक किस्म का चूना लगाया हुआ है कि उन्होंने सिर्फ आप लोगों को एक ऑफ़र दी हुई है। अगर वो उस ऑफ़र में कामयाब हो जाते हैं तो उनको पैसे ज़्यादा बचते हैं। अगर वो नाकाम होते हैं तो उनका कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक ट्रिक निकाला हुआ है कि डन बेस पे कुछ भी नहीं होता भई। आप लोगों का एडमिशन सिक्योर हो गया तो ठीक है, वैसे भी हो जाएगा। डन बेस पे कुछ नहीं होता। डन बेस पे जो आप लोगों का कहते हैं ना एडमिशन सिक्योर हो जाएगा, वो वैसे ही एडमिशन सिक्योर होता है। वो सिर्फ आपसे पैसे जो है ना वो इस एक लफ्ज़ के लेते हैं कि भाई डन बेस पे आपका किया है। तो अगर कि कोई सवाल हो आप लोगों का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और स्पेशली जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिन्होंने जर्मनी में जो है ना वो जो आना चाहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जर्मन लैंग्वेज ज़रूर सीखें और उसी यूनिवर्सिटी में उसी कोर्स में अप्लाई करें जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट्स मैच करती हैं। और आपको बिल्कुल भी जो है ना वो किसी भी किस्म का पछतावा नहीं होगा। तो 2 माह तकरीबन 2 से ढाई माह मुझे यहाँ पे आए हुए हो गए हैं। जब आप किसी नई कंट्री में आते हैं तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सारे के सारे अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। तो इसलिए मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि लैंग्वेज सीखें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। ठीक है? इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सब लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम।